अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल माध्यमिक के 2026 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन इस साल दिया है। तो अगर हम शुरुआत करें एमसीक्यू से, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि मूलधन जो है यानी प्रिंसिपल वो 10 साल में दोगुना हो रहा है। तो हमें क्या इसका साधारण ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बताना है। तो यानी मूलधन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी को लेट करते हैं और क्योंकि वो 10 साल में दोगुना हो रहा है तो हमारा जो अमाउंट होगा यानी मिश्रण हो जाएगा वो 2p हो जाएगा। आइए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तो मूलधन दे दिया कि 10 साल सॉरी यहाँ पर टाइम तो दे दिया 10 साल है। तो देखते हैं, तो अगर एमसीक्यू का नंबर 1 अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर टाइम जो हमारा है वो क्या है, 10 साल है। हमारा टाइम क्या है, हमारा 10 साल है। फिर हमें बोला है कि मूलधन जो है वो 10 साल में दोगुना हो जा रहा है। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि मूलधन क्या है यानी प्रिंसिपल वो हमारा क्या है, पी। तो जब 10 साल में वो दोगुना हो जा रहा है तो हमारा जो अमाउंट या मिश्रधन होगा वो क्या होगा, 2p हो जाएगा। क्योंकि ये एमसीक्यू है तो इस वक्त ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लिख करके लैंग्वेज के साथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मूलधन हमारा p आया और मिश्रधन हमारा क्या है, 2p आया। तो यहाँ से हम ब्याज या फिर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं जो कि होता है मिश्रधन यानी अमाउंट माइनस मूलधन। तो यहाँ पर 2p माइनस p जो कि आएगा p। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के कहा गया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम r डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू आई बाई p इंटू टी। तो 100 इंटू आई क्या है, हमारा p आया है, बाई p तो हमारा है p ही था, मेरे मूलधन हमारा हमने p ही लेट किया था और टाइम कितना दिया, 10 साल। यानी p से p कैंसिल होगा तो हमारा आएगा और 0 से 0 कैंसिल होगा तो क्या आया, r आया 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, परसेंट। तो 10% क्या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि आंसर नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया है। बोला ये द्विघात समीकरण किस सत्य के अनुसार इसका दोनों मूल क्या होगा, बराबर होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला है चिन्ह क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो एक द्विघात समीकरण जो होता है जब उसका b यानी x का कोफिशिएंट यानी x का स्थिरांक जब शून्य होता है तब उसका दोनों मूल क्या होता है, बराबर होता है। तो एक बार इसको यहाँ पर एक और कंडीशन, b तो हमें 0 मिल जाएगा। यहाँ b के लिए 3 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ c के लिए भी एक कंडीशन दिया है तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो एक द्विघात समीकरण जो होता है जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, इसमें जब b इक्वल टू 0 होता है, जब b इक्वल टू 0 होता है तब क्या होता है, इसका दो मूल यानी दो रूट जो निकलता है वो समान होते हैं लेकिन विपरीत चिन्ह होते हैं। जब यहाँ पर हम b इक्वल टू 0 बैठाएंगे तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगा पूरा, इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x का वैल्यू हम निकालना चाहें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी, सी प्लस तो रह के माइनस हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। और एक्स अगर निकालना चाहेंगे एक्स का वैल्यू तो ये अंडर स्क्वायर रूट है, इधर आके अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट यानी वर्गमूल माइनस सी बाई ए। तो यहाँ देखिए एक्स का लिए एक तो हम लोग समझ गए कि b 0 होना चाहिए जब दो मूल विपरीत हो और समान हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि वर्गमूल के अंदर में एक माइनस आ रहा है, और अगर वर्गमूल के अंदर माइनस रहता है तो वो रूट जो रहता है वो अवास्तविक संख्या हो जाता है। तो हमें इस माइनस को हटाने के लिए ये जो c और a है इन दोनों को अपोजिट साइन रखना पड़ेगा, या तो c या तो a, इन दोनों में से कोई भी एक क्या रहेगा, एक दूसरे के अपोजिट साइन में रहेगा, वैल्यू में नहीं, अपोजिट साइन में रहेगा, तभी यहाँ का माइनस क्या हो सकता है, हट सकता है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है कि यहाँ पर a क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो जब a ग्रेटर देन 0 है, जब a ग्रेटर देन 0 है तो c को हम बोले अपोजिट साइन रखना है, यानी c को हमें क्या करना पड़ेगा, लेस देन 0 करना पड़ेगा। तभी क्या होगा, ये जो मूल रहेंगे वो समान में रहेंगे और विपरीत चिन्ह भी रहेंगे। विपरीत चिन्ह के तो यहाँ से प्लस माइनस का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब स्क्वायर रूट इधर आता है तो एक प्लस माइनस यहाँ आता है, लेकिन अंदर का ये माइनस क्या करेगा, रूट के अंदर माइनस रहने से वो अवास्तविक संख्या आ जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी और ए को विपरीत चिन्ह में रखना पड़ेगा। तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा b इक्वल टू 0 और c जो है लेस देन 0। c क्या है, लेस देन 0 रहेगा, तभी ये अवास्तविक, तभी ये मूल बराबर होंगे और चिन्ह विपरीत हो। इस क्वेश्चन में यहाँ पर
इस नंबर का औसत दे दिया है जो कि 9 है, यानी मीन का वैल्यू दिया है एवरेज जो कि 9 है, और हमसे ये रिलेशन में क्या आएगा वो पूछा है। तो औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? औसत निकालने के लिए हम लोग सारे नंबर को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ सारे नंबर को ऐड करेंगे तो 6 + 7 + x + y + 16 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म कितने? तो नंबर ऑफ टर्म 5 है, 1 2 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ टर्म कितने? 5 है। तो डिवाइड बाय 5 इक्वल टू क्या? 9, जो कि क्वेश्चन में दे दिया है 9 है इसका एवरेज। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर में अगर जोड़ेंगे तो ऊपर में 16 6 22 7 29 प्लस x + y डिवाइड इक्वल टू, ये जो 5 यहाँ पर डिवाइड है उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 5 = 45, यानी x + y अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? 45 - 29, जो कि x + y सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर क्या आएगा? 16 आएगा। 45 से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे जाएगा 16 आएगा, जो कि ये रिलेशन है, और ये रिलेशन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से। इस क्वेश्चन में यहाँ बोला है वृत्त का एक सर्कल है, उस सर्कल का 121 सेंटीमीटर की लंबाई का एक चाप है, यानी आर्क है, और वो उस सेंटर पर, उसके केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताना है कि हमें अर्धव्यास क्या होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। हमारा फॉर्मूला था S = r θ। एस हमारा क्या था? एस हमारा आर्क का लंबाई यानी चाप की लंबाई था, एस हमारा चाप की लंबाई था, और हमारा आर क्या था? अर्धव्यास, और साथ साथ जो थीटा था वो क्या था? कोण था। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कोण जो रहेगा वो रेडियन में रहना चाहिए, कोण रेडियन में रहना चाहिए, तभी उसका आंसर क्या आएगा? सही आएगा। तो अगर इसे हम एक डायग्राम समझाएं तो एक ये सर्कल है, उस सर्कल के एक आर्क है, अगर ये एक आर्क हम ले लेते हैं, ये अगर उसका सेंटर है, तो अगर हम यहाँ पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी देते हैं तो ए बी जो ये आर्क है, ये ए बी जो आर्क है, ये आर्क का लेंथ यहाँ दे दिया है जो कितना है? जो क्वेश्चन में दिया था 121 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर दे दिया है। फिर वो बोला वो जो सेंटर पे जो एंगल क्रिएट कर रहा है वो एंगल है 77 डिग्री का, 77 डिग्री का वो एंगल है। तो हमें ये रेडियस कितना होगा ये हमें निकाल के बता। तो यहाँ पर जो एस का वैल्यू जो यहाँ पर 121 है वो पुट कर देंगे, लेकिन थीटा की जगह पर हम लोग 77 डिग्री नहीं पुट करेंगे, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या हमारे डिग्री में दिया हुआ है और हमें उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा एक रिलेशन था कि 180 डिग्री = पाई रेडियन होता था। तो देयरफॉर यहाँ से अगर 1 डिग्री निकालेंगे तो आएगा पाई रेडियन बाई 180 डिग्री, और यहाँ से अगर 77 डिग्री को अगर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा पाई रेडियन बाई 180 डिग्री इंटू 77 डिग्री। तो हमारा हमें ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा थीटा की जगह पर। तो अगर पुट करते हैं तो एस हमारा था 121 सेंटीमीटर, और आर हमारा निकालना है, और थीटा जगह पुट करेंगे पाई इंटू 77 डिग्री बाई 180 डिग्री। आर निकालना है तो सारे टर्म्स को चेंज कर देते हैं, उधर राइट हैंड साइड के इधर लेके चले आते हैं। तो आर हमारा हो जाएगा 121 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 77 डिग्री। पाई का वैल्यू को पुट करते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 121 इंटू 180 बाई 22, और 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 77 डिग्री से काटेंगे अगर तो 7 से टेबल में ये 11 टाइम्स में चल जाएगा, 11 से ये 11 बार में, और ये 2 टाइम्स में, फिर 2 से ये 90 में। ये आर जो हमारा आ गया ये क्या आ गया? 90 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर एक भुजा है, घन का एक भुजा है, यानी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का एक भुजा है, उसका लंबाई दिया है ए। अब बोल रहा है कि उसका विकर्ण क्या है? वो डी है। तो ए और डी में रिलेशन पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो घन रहता है उसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या रहता है? घन के विकर्ण वो होता है √3, साइड अगर ए हो तो होता है √3a। यहाँ √3a घन का विकर्ण हो गया, और घन के विकर्ण को यहाँ पर डी से डिनोट करने बोला है, तो यानी हो जाएगा d = √3a। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, √3
डी इक्वल टू √3a, ये रिलेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी वृत्तस्थ चतुर्भुज है। उस वृत्तस्थ चतुर्भुज का नाम है ABCD, और उसका केंद्र क्या है, सेंटर क्या है, O है, और BC को E तक बढ़ाया गया है। पहले बना लेते हैं एक बार हम लोग। तो ये हमारा क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहले हमने एक सर्कल बनाया, ये क्या हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका नाम हम A, B, C और D रख रहे हैं। इसका सेंटर क्या है, O है। ये हमने इसका सेंटर बनाया O। अब बोल रहा है कि BC को बढ़ा रहे हैं E तक, यानी BC जो साइड है उसे E तक आगे बढ़ा दिया जा रहा है। तो BC को E तक जब बढ़ा रहे हैं, यहाँ एक एंगल क्रिएट हो रहा है, जो एंगल है DCE, यानी ये एंगल कितना है, 96 डिग्री है। 96 डिग्री का एंगल है। हमको बताना है कि BOD, यानी BOD, ये वाला एंगल हमारा क्या होगा। BOD जो हमारा एंगल है, ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, ये हमें बताना है। यहाँ देखिए दो एंगल क्रिएट हो रहा है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, दोनों। तो देखते हैं किसका वैल्यू आ रहा है। तो जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर बने सारे कोण का सम कितना है, 180 होता है। तो ये वाला वैल्यू जब 96 हो गया है, तो इधर वाला कितना होगा, उसको 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, तो 180 डिग्री माइनस 96 करेंगे तो 84 डिग्री। तो ये हमारा क्या होगा, 84 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बने सारे कोण का सम 180 होता है। अब जब ये 84 डिग्री आया है, तो हम जानते हैं कि अगर एक ही आर्क से सेंटर पर बना कोण और उसके जो परिधि या फिर सरकमफ्रेंस पर बना कोण क्या है, उसका डबल होता है। ये एक थ्योरम है क्लास 10 का ही, कि एक आर्क से या एक चाप से, या हमने यहाँ पे BD चाप लिया, तो उस चाप से एक सेंटर पर जो कोण बन रहा है और उसी के एक परिधि पर यानी सरकमफ्रेंस पर एक कोण बन रहा है, तो वो उसका क्या होता है, सेंटर पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो यहाँ पर जो कोण एंगल BOD अगर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 2 टाइम्स हो जाएगा 84 का, यानी 168 डिग्री हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। 2 टाइम्स करने पर मतलब ये हमारा ये एंगल कितना हो गया, 168 डिग्री का ये हमारा एंगल हो गया। ये हमारा हो गया 168 डिग्री। तो यहाँ पर खाली स्थान है। यहाँ बोला है कि मूलधन यानी प्रिंसिपल और मिश्रधन यानी अमाउंट, उन दोनों का रेशियो दिया है जो कि है 8:9। तो ब्याज दर क्या होगा। तो चलिए इसे करते हैं। ये खाली स्थान का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन यानी प्रिंसिपल और अमाउंट, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का यहाँ पर रेशियो दे दिया है जो कि है 8:9। 8:9 जैसे हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 8/9। तो यहाँ से अगर हम मूलधन निकालेंगे तो मूलधन हमारा आ जाएगा, अगर हम एक कांस्टेंट k को लेट करते हैं तो मूलधन हमारा आ जाएगा 8k, और मिश्रधन हमारा आ जाएगा 9k। यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि यहाँ k कभी भी 0 नहीं हो सकता, k क्या है, कांस्टेंट है। तो जब मूलधन और मिश्रधन निकल गया तो हम यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज हमारा क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन जो कि 9k माइनस 8k जो कि आ जाएगा k। ब्याज क्या आ गया हमारा k। अब हमें क्या निकालने बोला गया है, हमें बोला ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा गया है। तो अगर हम ब्याज दर यानी r, अगर r को हम निकालते हैं तो फॉर्मूला था 100 × I। तो I हमारा क्या, ब्याज हमारा क्या आया, k आया, 100 × k बाई मूलधन जो कि था प्रिंसिपल 8k, और टाइम यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर वर्षीय यानी 1 साल का हमें निकालना है। तो टाइम हमें क्या, 1 ले लेना है। k से k कैंसिल हो जाएगा, काटेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 25, यानी हमारा 25/2 जो कि हो जाएगा 12.5। 12 पुनः ये मतलब 2% क्या आएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो हमारा हो जाएगा 12/1/2%। आगे बोला है कि एक सड़ है, एक द्विघात करनी है जो कि √3 - 5 है। इसका अनुबंधी करनी पूछा, अनुबंधी करनी क्या होगा। तो अनुबंधी करनी क्या होता है, ऐसा करनी
जिसको अगर इसके साथ दिए गए करने के साथ या तो जोड़ने पर और गुना करने पर, दोनों ही करने पर अगर हमें परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर मिलता है तो उसे हम कहते हैं अनुबंधी करनी। तो अगर हम √3 -5 के साथ अगर हम लोग √3 अगर -5 के साथ अगर इसको हम चेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं -5 + √3, सिर्फ चेंज कर दिए पोजीशन को। इसके साथ अगर हम लोग -5 - √3 को अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है, जैसे जोड़ेंगे तो -√3 + √3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर के हमारा आंसर आएगा -10, जो कि एक रैशनल नंबर है या फिर परिमेय संख्या है। और गुना भी करके देख लेते हैं, हमने जो करनी एक लिया है, ये करनी जो हमने रिलेट किया है, इसे इसके साथ गुना भी कर लेते हैं। तो -5 + √3 जो कि हमारा दिया गया था, अगर गुना करते हैं -5 - √3 को, तो यहाँ पर देखिए इसको अगर -5 को a लेट करें और √3 को b, तो हमारा a + b और a - b एक फॉर्मूला आ रहा है। गुना करने पर a² - b² यानी a² - b²। जब गुना करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर 3 यानी यहाँ ये आ रहा है 22। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हमारा जो अनुबंधी करनी होगा √3 - 5 का, वो क्या हो जाएगा, -√3 + -5। तो इसी को हम सजा करके लिख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा -√3 - 5। ये क्या होगा, हमारा इसका अनुबंधी करनी हो जाएगा। अनुबंधी करनी वो था जिसको दिए गए करनी के साथ गुना करने पर और जोड़ने पर दोनों ही समय में क्या है, अगर रैशनल नंबर आता है, परिमेय संख्या, तो उसे हम अनुबंधी करनी कहते हैं। यहाँ पर बोला है कि वृत्त के व्यास के शेष बिंदु पर उपस्थित 2 स्पर्शक है, यानी एक रेडियस है, एक वृत्त है, सर्कल है, इसका जो व्यास है यानी डायमीटर है, उस डायमीटर के दोनों एंड पर एक एक क्या है, एक एक टैंजेंट है यानी स्पर्शक है। तो ये जो स्पर्शक रहेंगे आपस में क्या रहेंगे, समानांतर रहेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, समानांतर होंगे, या इसे हम इंग्लिश में पैरेलल बोलेंगे। तो ये क्या होंगे, समानांतर होंगे, समानांतर या फिर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है ये। अगला एक रिलेशन दिया है और हमें एक रिलेशन से क्या इसका आंसर आएगा वो पूछा गया है। तो अगर यहाँ पर रिलेशन को देखते हैं तो क्या x = a sec थीटा और y = b cot थीटा है। अगर हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन था हमारा x = a sec थीटा और एक था y = b cot थीटा। यहाँ से अगर हम sec थीटा निकालते हैं तो sec थीटा हमारा क्या हो जाएगा, x/a, और cot थीटा निकालेंगे तो cot थीटा क्या हो जाएगा हमारा y/b। अगर कॉट को हम क्या करते हैं, 10 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम सेक और टेन से एक रिलेशन जानते हैं, तो क्या करते हैं हम कॉट को 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है 1/cot थीटा, एक फॉर्मूला था। यहाँ से 1/y/b, तो b ऊपर जाकर हो जाएगा b/y, यानी tan थीटा क्या आया, b/y। हमने एक रिलेशन जानते हैं, वो क्या था कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1 होता था, ये रिलेशन था, फॉर्मूला। तो अगर यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा जाएगा x/a का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या था यहाँ से b/y, तो b/y का होल स्क्वायर = क्या, 1। तो अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x² माइनस b² जो क्या आ गया, 1 आ गया। यही का इसी का क्या हमें रिलेशन, इसी का वैल्यू हमें पूछा था, जो कि क्या आया, 1 आया है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1। फिर इन द ब्लैंक्स में क्या बैठेगा, 1 बैठ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला एक ठोस अर्धगोलक है, उसका अर्धव्यास क्या दे दिया है, 3r इकाई दे दिया, यानी उसका रेडियस 3r है। अब हमें बोला है कि उसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर अर्धगोलक है यानी सेमी हेमिस्फेयर, तो उसका अगर संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होता, उसका फॉर्मूला था 3πr²। ये फॉर्मूला था संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का एक ठोस अर्धगोलक के। तो यहाँ पर हमें रेडियस क्या लेने बोला है, 3r, तो r की जगह 3r पुट कर देंगे, 3r का होल स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 × 3 27 और πr², यानी हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 27πr²।
अगले क्वेश्चन में यहाँ कुछ नंबर दिया है और उसका फ्रीक्वेंसी हमें बोल दिया है इस पैटर्न में, और फिर बोला यहाँ पर इसका एवरेज क्या है 4 है, तो हमें एक का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा जो संख्या है वो दे दिया है जो कि है 1 2 3 4 5, और हमें इसका फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति दिया गया है, आवृत्ति, जिसे हम fi से डिनोट करते हैं, f ऑफ i से, और संख्या को हम xi से डिनोट करते हैं, जो कि दिया है 1 2, यहाँ क्रमशः दिया है तो एक लाइन से हमें लिखना पड़ेगा, 3 4 और f दिया है। हमें इसका एवरेज बता दिया गया है, यानी औसत या मीन समझ सकते हैं, जो कि क्या है 4 है। तो सबसे पहले हम जो दिया गया है इस गिवन रिलेशन से हम मीन निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग fi xi को मल्टीप्लाई कर किया जाता है, तो मल्टीप्लाई करने पर 1 4 9 16 और 5f, हम लोग क्या करते हैं समेशन ऑफ fi xi निकालते हैं, समेशन ऑफ fi xi, जो कि जोड़ने पर 30 + 5f आएगा, और समेशन ऑफ fi निकालने पर जो कि 10 + f आएगा। तो हम मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला था समेशन ऑफ fi xi बाई समेशन ऑफ fi, तो समेशन fi पे बढ़ाने पर 30 + 5f बाई 10 + f, यही वैल्यू हमें गिवन है जो कि क्या है 4 है। तो इसे हम सॉल्व करके यहाँ से f का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 30 + 5f इक्वल टू मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 40 + 4f, f को एक तरफ रखते हैं और नंबर को एक तरफ रखते हैं, तो 5f - 4f इक्वल टू 40 - 30, सब्ट्रैक्ट करने पर f = 10, तो हमारा f का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा 10 बैठ जाएगा। अब यहाँ पर सत्य या असत्य ये बताना है, तो यहाँ पर एक रिलेशन दिया है sin² θ = sin θ²। क्या रिलेशन सही है? तो हाँ, ये रिलेशन सही है। जनरली हम लोग sin² θ जो रहता है इसका मतलब होता है sin θ × sin θ। तो अगर इसे देखा जाएगा तो ये क्या है, ये sin θ का इस प्रकार होल स्क्वायर ही कर सकते हैं। तो दोनों रिलेशन क्या है, ये सत्य है। आगे क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर के अर्धव्यास वाले एक गोलक है, गोलक में अंकित की गई सबसे बड़ी घन की भुजा की लंबाई क्या 4√2 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ एक स्फेयर दिया गया है, यानी गोलक दिया है। गोलक को तो बनाना पॉसिबल नहीं कि वो 3D कॉन्सेप्ट है, जिसे हम यहाँ इस सर्कल के हेल्प से बताते हैं। यहाँ के गोलक है, उस गोलक के अंदर एक घन है यानी क्यूब है। हम मान लेते हैं ये क्या है, गोलक के अंदर का एक क्यूब है। उस क्यूब का हमें साइड को बताना है कि वो साइड कितना होगा। तो अगर ये क्यूब है, अंदर एक घन है, तो घन का अगर देखा जाए तो ये एक विकर्ण बन जाएगा यानी डायगोनल। तो डायगोनल जो है वो यहाँ पर इस वृत्त का क्या है, रेडियस है, व्यास है। तो अगर अर्धव्यास यहाँ पर क्वेश्चन में अर्धव्यास यहाँ पर दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास यानी डायमीटर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर से डबल रहता है। तो अगर हम विकर्ण निकालेंगे तो जो घन का जो विकर्ण रहता है उसका फॉर्मूला था, घन के विकर्ण का फॉर्मूला था √3a। ये √3a है, a हम यहाँ हमने a साइड लिया है, घन के एक साइड का a लिया है, तो √3a यहाँ क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये विकर्ण है, ये विकर्ण ही क्या काम कर रहा है, उस स्फीयर का डायगोनल का काम कर रहा है, या उस क्यूब का डायगोनल और उस स्फीयर का डायमीटर है। तो यहाँ से अगर a निकालेंगे तो जाएगा 8/√3। इसे थोड़ा रेशनलाइज करें तो हमारा 8/√3 इंटू √3/√3 करेंगे तो हमारा जाएगा 8√3/3 क्या सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, एक साइड आ गया। बट क्वेश्चन में यहाँ पर 4√2 सेंटीमीटर साइड दिया गया है, तो जो कि ये क्या है असत्य हो जाएगा। साइड असल में क्या आएगा, साइड आएगा 8√3/3, ये उसका आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में बड़े वृत्त के खंड में बना जो कोण होता है क्या वो अधिक कोण होता है? तो नहीं, ये भी असत्य है, क्योंकि अर्धवृत्त के
बड़े खंड में जो बड़ा बना कोण होता है वो न्यून कोण होता है, अधिक कोण नहीं होता, वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आसक्तियाँ होगा। अधिक कोण कब होता है, जब छोटे खंड में बना कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। जैसे एक अगर हम समझाने के लिए एक वृत्त लेते हैं, वृत्त में अगर ऐसे काटे तो ये क्या, एक छोटा खंड बन रहा है और एक क्या, बड़ा खंड बन रहा है। तो बड़े खंड में जो कोण बनता है वो न्यून कोण बनता है और छोटे खंड में बड़ा कोण अधिक कोण होता है। तो यहाँ पर बड़े खंड का बताया गया था अधिक कोण, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आसक्ति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ कुछ टर्म दिया गया है, इसका बोला है औसत 7.5 है, तो क्या इसका मध्यक 3 होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ क्या क्या टर्म दिया है, इससे लेकर के x का वैल्यू को फाइंड करते हैं। अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज को क्या करते हैं, हम लोग सबको जोड़ते हैं। तो x माइनस 3 प्लस x माइनस 1 प्लस 7 प्लस x प्लस 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 5, सारे टर्म को हमने ऐड किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स देखिएगा तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 हैं, तो डिवाइड बाय 6। यही जो वैल्यू है जो दे दिया है, जो कि है 7.5। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 2x 5x 6x 7x 8x, तो 8x और यहाँ प्लस 7 और यहाँ से माइनस 7, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा -3/6। सिंपल इसे ऐड करने पर आपका आएगा 8x माइनस 3/6 इक्वल टू क्या हो गया, 7.5। यहाँ से x का वैल्यू निकालने पर अगर 6 जो यहाँ डिवाइड में राइट हैंड से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8x माइनस 3 इक्वल टू 6 5 33 और 6 7 42 45 आ जाएगा यहाँ पर। तो 8x निकालेंगे तो 45 प्लस 3 यानी कि हो जाएगा 48, जो कि हो जाएगा 48। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 48/8 यानी 6। तो हमारा x क्या आ गया, हमारा x आ गया 6। तो x जो 6 आया, सबसे पहले हम लोग क्या क्या टर्म नंबर दिया था उसे निकाल लेते हैं। जैसे पहला जो नंबर था वो था x माइनस 3, दूसरा था x माइनस 1, फिर था 7, फिर x, फिर 2x माइनस 1 और 3x माइनस 5, ये सारा टर्म दिया गया था। तो अगर इसे x का वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 1 5, 7, x का वैल्यू 6 और 6x पुट करने पर 6 2 12 माइनस 1 11 और 6 3 18 माइनस 5 यानी 13। तो अगर यहाँ जो दिया है, हम लोग जब भी मध्यक निकालते हैं यानी मीडियन निकालते हैं, सबसे जो गिवन रहता है उसे हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या कहते हैं, सजा देते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर सजाएंगे तो पहले 3 5 फिर 6 फिर 7 और फिर 11 और 13। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर टर्म्स यहाँ पर 6 है, यानी अगर जब भी हम मीडियन निकालेंगे तो हमें मीड का 2 वैल्यू लेना पड़ेगा, उसका एवरेज लेना पड़ेगा। यहाँ मीडियन या फिर मध्यक क्या आ जाएगा हमारा, तो आएगा 6 + 7/2। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहता है तो हम बीच के 2 टर्म्स का एवरेज लेते हैं, ये हो जाएगा 13/2 जो कि आ जाएगा 6.5। और यहाँ क्वेश्चन में जो गिवन है वो दिया है 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, आसक्ति होगा। इसका असल वैल्यू 6.5 आ रहा है, ये भी क्या हो गया, आसक्ति है। इस क्वेश्चन में यहाँ एक वेरिएशन दिया है और हमसे पूछा है क्या x y का होल टू द पावर 10 क्या एक कांस्टेंट आएगा। एक वेरिएशन दिया है जो कि x प्रोपोर्शनल टू 1/y है। हम क्या करते हैं, जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट लेते हैं, तो x इक्वल टू 1/y इंटू के। यहाँ k क्या है, k जो 0 नहीं हो सकता, k क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर हम x y का वैल्यू निकालेंगे या y को यहाँ पर लाएंगे तो x y इक्वल टू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। और हमें पूछा है क्या x y का पावर 10 होल टू द पावर 10, तो क्या करेंगे हम x y होल टू द पावर 10 जब इधर किए तो राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, होल टू द पावर 10 करना पड़ेगा। तो जब k एक कॉन्स्टेंट है तो k टू द पावर 10 जो आएगा ये भी क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट ही आएगा। तो यहाँ जो दिया था मान स्थिरांक है, तो ये क्या है, सत्य है। यहाँ दिया था क्या मान एक स्थिरांक है, तो आया k टू द पावर 10, तो ये क्या आया, सत्य आया। जब k कांस्टेंट है तो k टू द पावर 10 भी क्या एक कांस्टेंट ही होगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर एक व्यापार में राजू और आसिफ ये दोनों अपना मूलधन का अनुपात बताया है कि उसने इस अनुपात में व्यापार बिजनेस में पैसा को इन्वेस्ट किया था।
अब बोला राजू को पूरे लाभ का 80 रुपया मिला और आसिफ को क्या 100 रुपया मिलेगा। तो यहाँ जो मूलधन का अनुपात है और जो दोनों को जो रुपए मिला है, इन दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, सत्य होगा। तो अगर दोनों के मूलधन का अनुपात देखेंगे, मूलधन का अनुपात वो क्या दिया है, वो दिया है 5:4, यानी राजू और आसिफ के। लेकिन अगर दोनों के लाभ का अनुपात देखें, जो दोनों को लाभ मिला है, लाभ का अनुपात, तो पहला नाम राजू है, तो राजू को लाभ हुआ है, राजू को लाभ हुआ है 80 रुपये, तो 80 अनुपात, और उसके आसिफ को है 100 रुपये। तो अगर इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 4:5, जो कि क्या है, अलग अलग आ जा रहा है। यानी जो मूलधन का अनुपात होगा वही लाभ का भी अनुपात होना चाहिए, तभी क्या होता है, सत्य होता है। तो ये भी क्या है, असत्य है। यानी जब राजू को 80 रुपये लाभ हुए हैं, यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि पहला नाम राजू है, तो राजू को यहाँ मूलधन अनुपात कितना है, 5 है, तो राजू को अधिक पैसा मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर आसिफ को अधिक लाभ दिया गया है, आसिफ को 100 रुपया दिया गया, जबकि राजू को 80 रुपया दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जब राजू ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया था तो राजू को लाभ अधिक होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ये भी रॉन्ग है, तो ये असत्य है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर इसे आप समझने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।